हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जनरल प्रोविजंस। स्टार्ट करेंगे हम जो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक हैं। और इसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2 करेंगे। चलो सेक्शन 1 में आपको बता देता हूँ। सेक्शन 1 बात करता है मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट सेक्शन 1 बात करता है टाइटल की, यानी कि जो ये पूरा एक्ट है इसका नाम क्या होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। तो हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज की, जो कि बात कर जो सिंपल से अगर हम समझे तो डेफिनेशंस के बारे में बात करता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे ऑफर होता है, प्रॉमिस होता है, एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रपोजल से। प्रपोजल और ऑफर एक ही चीज़ होती है। सेक्शन 2 क्लॉज ए बात करता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। यानी कि कह रहा है कि जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को अपनी इच्छा जाहिर करता है कि आप ये काम करो या फिर आप ये काम मत करो। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैं किसी बच्चे को 100 रुपये देता हूँ और मैं उस बच्चे को कहता हूँ कि आप आज स्कूल नहीं जाओगे, या फिर मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, आज आप स्कूल या तो जाओगे या तो नहीं जाओगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो मैं उसको एक ऑफर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की उस बच्चे को, तो ये हो गया, मेरा ऑफर हो गया। अब बात करते हैं प्रॉमिस की। प्रॉमिस एक्सेप्टेंस बात करता है सेक्शन 2 बी क्लॉज बी। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड signifies his assent, द प्रपोजल becomes accepted. Accepted proposal becomes promise. तो सिंपल सा चीज़ है, जिस इंसान को मैं ऑफ़र दे रहा हूँ, ऑफ़र किसी दूसरे इंसान को मैं ऑफ़र दे रहा हूँ, और जब वो इंसान क्या कर देता है, उसमें अपनी हामी भर देता है, यानी कि मैं मतलब अपनी यस कर देता हूँ उस ऑफ़र के लिए। आपको समझ में बात आएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने उस बच्चे को 100 रुपये दिए कि आज आप स्कूल जाओगे, तो उसने क्या कर दिया, ठीक है आप मुझे 100 रुपये दो, मैं आज स्कूल जाऊँगा। तो उसने क्या कर दिया, उसमें अपनी हामी भर दी है, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। सेकंड, मैं उसको क्या कह रहा हूँ कि मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ, आज आप स्कूल नहीं जाओगे। तो उसने क्या बोला, ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए। तो क्या कर दिया, उसने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब किसी काम को या तो करने के लिए उसने एक्सेप्ट कर दिया है, या फिर किसी काम को नहीं करने के लिए उसने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। तो जो जब वो उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक्सेप्ट करने के बाद उसने मुझसे क्या कर दिया, वादा कर दिया। तो वो वादा क्या बन गया, प्रॉमिस। तो आपको समझ में आ गया, ईजी था। अब बात करते हैं हम प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की। सेक्शन 2 क्लॉज सी बात करता है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, यानी कि जो इंसान ऑफर को प्रपोज कर रहा है, यानी कि मैंने उस बच्चे को ऑफर दिया तो मैं क्या बन गया हूँ, प्रॉमिसर। और उस बच्चे ने उसको एक्सेप्ट किया, यानी कि द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी। समझ में आ गया आपको कि उस बच्चे ने उसको एक्सेप्ट किया, तो वो क्या बन गया, प्रॉमिसी बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंसिडरेशन की। सेक्शन 2 क्लॉज डी बात करता है कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। तो देखो ना कि मैंने उसे 100 रुपये दिए ना किसी काम को करने के लिए, तो हुआ ना कि उसने वो काम या तो किया या तो नहीं किया, और मैंने उसको क्या दिए, 100 रुपये दिए। एग्जाम्पल देखो, मैंने उसे बोला कि मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ, तो किसके बदले दे रहा हूँ 100 रुपये, वो काम करने के लिए। क्या काम करने के लिए, स्कूल जाओ या फिर स्कूल मत जाओ, तो मैं उसको 100 रुपये दे रहा हूँ। तो उसके बदले वो क्या कर रहा है, 100 रुपये के बदले या तो वो स्कूल जा रहा है या तो स्कूल नहीं जा रहा है। आपको समझ में बात आ गई, समथिंग इन रिटर्न। अब बात करते हैं हम एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट होता है सेक्शन 2 क्लॉज ई बात करता है एग्रीमेंट की। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फ्रॉम ईच अदर। अब देखिए, ये कह रहा है कि कोई प्रॉमिस यानी कि कोई वादा, या फिर एक से ज़्यादा प्रोमिस हो सकते हैं। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, यानी कि हम आपस में लेन देन तो है ही, किसी चीज़ के बदले वो कुछ कर रहा है। ठीक है। सिंपल में अगर समझे, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर, यानी कि मैंने किसी को ऑफर दिया और उसने जब उसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि मैंने उसको 100 रुपये दिए ना, तो उस एक्सेप्टेंस में क्या है, कंसिडरेशन है। तो समझ में आ गया आपको, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब बात करते हैं वाइड एग्रीमेंट की। सेक्शन 2 क्लॉज जी। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेट टू बी वॉइड। देखो, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको हम कानून के द्वारा जिसका पालन नहीं करा सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वॉइड एग्रीमेंट हो जाते हैं, यानी कि शून्य हो जाते हैं। वॉइड मतलब शून्य। जैसे कि मैं दो लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि एक कह रहा है कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे इसके बदले इतना कोकेन दोगे। तो वो कहता है कि ठीक है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। अब क्या हुआ कि मैंने किसी को 10 लाख रुपए दिए और वो उन 10 लाख रुपए लेके चले गया, और उसने मुझे उसके बदले कोकेन नहीं दिया। तो अब क्या मैं कोर्ट के पास जा सकता हूँ या किसी पुलिस के पास जा सकता हूँ कि सर मैंने इसको 10 लाख रुपए दिए और इसने इसके बदले मुझसे कोकेन देने का वादा किया था, बट अब ये वो नहीं पूरा नहीं कर रहा है। तो क्या ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता है भाई, क्योंकि भाई कोकेन के बारे में आप अगर पुलिस
स्टेशन में जाओगे या फिर कोर्ट में जाओगे तो वो पहले तो आपको अंदर कर लेंगे वो। तो आपको समझ में आ रहा है, एग्रीमेंट तो हुआ है बट कैसा एग्रीमेंट है, वॉइड है, क्योंकि हम इसको कानून के द्वारा इसका पालन नहीं करा सकते हैं। समझ में आ गया आपको? अब आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, जिसपे पूरा एक्ट टिका हुआ है। सेक्शन 2H, क्लॉज H बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया आपको? ऐसे एग्रीमेंट जिसको कानून के द्वारा हम पास करा सकते हैं, यदि पास यानी कि लागू करवा सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिंपल सी चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी किसकी? लॉ की। यानी कि एग्जांपल देता हूँ, दो लोग आपस में क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि भाई मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे अपनी गाड़ी दोगे। ठीक है, आदमी गाड़ी दे देता है पर इंसान ने उसको 10 लाख रुपए नहीं दिए। अब क्या हुआ कि टाइम बीत गया, वो कोर्ट में गया कि सर ऐसे ऐसे हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था और 10 लाख रुपए की बात हुई थी और इसने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए और मैंने इसको अपनी गाड़ी दे दी। ठीक है, तो अब क्या होगा, कोर्ट में जज साहब क्या करेंगे, एक फैसला सुनाएंगे, अपना जजमेंट देंगे कि भाई या तो आप इसके क्या करो, 10 लाख रुपए दे दो, या तो इसकी गाड़ी आप वापस कर दो और जो भी खर्चा आया है, डैमेजेस हुए हैं, वो इसको पे कर दो। समझ में आ गया आपको? तो ये क्या होगा, कानून के थ्रू हम इस एग्रीमेंट को हम क्या करा पा रहे हैं, फॉलो करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो तब ये क्या हो गया, एग्रीमेंट क्या बन गया है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। तो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे देखते हैं कि इज एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं भाई, क्योंकि देखो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। एग्रीमेंट तो हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है एग्रीमेंट, जब उसको हम लॉ के थ्रू उसका पालन करवा सकते हैं, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यानी कि एन एग्रीमेंट टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या 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 चाहिए होता है, मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि लीगल ड्यूटी का पालन करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है आपको कि एग्रीमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, पर हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता ही होता है। ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट में क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब उसमें प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि एग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, एग्रीमेंट होते हैं दो टाइप के, एक जो एक सोशल ऑब्लिगेशन को राइज करता है और एक लीगल ऑब्लिगेशन को राइज करता है। तो एग्रीमेंट देखिए, ऐसे एग्रीमेंट जो सोशल ऑब्लिगेशन को राइज करते हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। ठीक है, और जो लीगल ऑब्लिगेशन को राइज करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया था, लीगल ऑब्लिगेशन में क्या होता है, जिसको हम कानून के द्वारा जिसका पालन करा सकते हैं, इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तो वो क्या बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। और इसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर पढ़ते हैं इसी चीज़ को। पर यहाँ पे है सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन में इसको हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो किसी लीगल क्योंकि हम उसका पालन नहीं करा सकते हैं। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन को राइज नहीं कर रहा है, किसको कर रहा है राइज, सोशल ऑब्लिगेशन को राइज कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन टू गो टुगेदर टू सिनेमा और फॉर अ वॉक इज एन एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर एंड नॉट कवर्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दो लोगों के बीच में भाई क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई आज हम क्या करेंगे, मूवी चलेंगे या फिर हम वॉक पे चलेंगे। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्या हुआ कि शाम हो गई ना, एक बंदा आया ही नहीं मूवी देखने या फिर वॉक के लिए ही नहीं आया वो। तो क्या हम ऐसे एग्रीमेंट को हम इसका पालन करा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं इस चीज़ के लिए कि सर कि हम दो के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि मूवी चलेंगे या फिर मतलब वॉक पे चलेंगे और ये आया ही नहीं, इसने इसका पालन ही नहीं किया। तो क्या हम ऐसे ऐसे एग्रीमेंट के लिए कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते भाई ऐसे, क्योंकि ये सोशल नेचर है, सामाजिक इन नेचर हैं ये। ठीक है, फिर तो कोर्ट भर जाएगी भाई ऐसे केसेस से। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से। तो इस ये सोशल नेचर के हैं। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज़ ऑल्सो क्या है, नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाएगा भाई ये, क्योंकि ये सोशल ऑब्लिगेशन को राइज कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, हस्बैंड वाइफ के बीच में देखो बहुत प्यार है। ठीक है, और वाइफ कहती है कि आप मुझे क्या करोगे, एक डायमंड की रिंग दोगे। तो पति प्यार प्यार में हाँ कह देता है। ठीक है, अब कल के दिन पति अगर उसको डायमंड रिंग नहीं देगा तो क्या वो कोर्ट के पास जाएगी कि सर हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये मुझे डायमंड रिंग देंगे और इन्होंने हाँ बोला था और आज ये मुझे रिंग नहीं दे रहे हैं? नहीं जा सकती भाई। ये क्या है, सोशल नेचर का है, ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं दे रहा है, राइज नहीं कर रहा है लीगल ऑब्लिगेशन को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। देखो डेफिनेशंस जो भी हमने पढ़ी है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में हल्का सा डिफरेंस क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है।
पहले मैं बता देता हूँ आपको, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जितने भी सारे एग्रीमेंट होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि हर एग्रीमेंट में लॉ के थ्रू से एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, कि एवरी प्रोमिसेस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो हमने पढ़ी थी पहले भी। और कॉन्ट्रैक्ट की क्या होती है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एवरी एग्रीमेंट या एनी एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा जिसका पालन कराया जा सकता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और एग्रीमेंट क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, देखो एग्रीमेंट के ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है, वो एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, कोई वादा किया मैंने किसी को और उसने उसको एक्सेप्ट कर दिया, और एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि उसमें उसकी कंसिडरेशन है, समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ है। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है एलिमेंट्स, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। समझ में आ गया आपको, एनफोर्सेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। किस में पढ़ते हैं हम, सेक्शन 2 क्लॉज ई में पढ़ते हैं हम किसको, एग्रीमेंट, और सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 एच में हम पढ़ते हैं किसको, कॉन्ट्रैक्ट को। नॉट राइटिंग, इन राइटिंग एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि राइटिंग में हो। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली रिटर्न होते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन भाई एग्रीमेंट नहीं करता है, क्रिएट नहीं करता है, मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है कि उसको कानून के द्वारा उसका पालन कराया जा सके किसी भी एग्रीमेंट का। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन को राइज करता है। ठीक है, तो एग्रीमेंट जो भी लीगल ऑब्लिगेशन को राइज करता है वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जरूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, पर हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, यानी कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। इसलिए स्कोप क्या होता है एग्रीमेंट का, वाइड हो जाता है, क्योंकि क्या है, एग्रीमेंट तो बहुत टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, वही हो सकता है जिसको हम कानून के थ्रू जिसको पास करा सकते हैं, इसलिए इसका स्कोप क्या होता है, नैरो हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी कुछ। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ईजी वे में आपको कॉन्ट्रैक्ट को समझाऊं। और जो भी आपको कमियां लग रही हैं आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये मेरी अभी नई नई शुरुआत की वीडियोस हैं, तो पक्का आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा। और पर ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही ईजी वे में समझा सकूँ। और जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो देखें, आपको शुरुआत से सीक्वेंस में देखनी होंगी, क्योंकि अगर आप बीच से कहीं से भी देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट बहुत ईजी है अगर आप इसको फ्रॉम पार्ट 1, मतलब जो भी पहली वीडियो होगी और उसको लास्ट वीडियो तक अगर आप एक सीक्वेंस में देखोगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और मेरी गारंटी आपको 80 to 90% देखो आपको इन वीडियोस से समझ में आ जाएगा। और जो नोट्स हैं ये भी आपके एग्ज़ाम्स वगैरह में काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स जो चाहिए होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, तो हम आगे वाली वीडियो में उसमें डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ये नोट्स भी आपके काम के हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए। कुछ लिखना है आपको कमेंट में तो आप बता सकते हैं मुझे क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।